नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम सीयू सेट 2021 में आए हुए सभी वेक्टर कैलकुलस के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, लेट फाई एंड एफ वेक्टर बी ए डिफरेंशिएबल स्केलर एंड वेक्टर फंक्शन रेस्पेक्टिवली एंड बोथ हैव कंटिन्यूअस सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव्स, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमें बताना है इन चार में से कौन से वाला ऑप्शन क्या है, ट्रू है। द कर्ल ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ फाई इज नेवर जीरो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास क्या है, रिजल्ट हमें अच्छे से याद होने चाहिए। रिजल्ट्स क्या कहते हैं उसके ऊपर देखते हैं, बाद में हम ऑप्शन को पढ़ेंगे। रिजल्ट क्या कह रहा है, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। कर्ल का मतलब क्या होता है, डेल क्रॉस। ग्रेडियंट ऑफ फाई का मतलब होता है डेल फाई। कह रहा है डेल क्रॉस डेल फाई हमेशा क्या बनाता है, जीरो वेक्टर। ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एफ, डेल डॉट डेल क्रॉस एफ वेक्टर क्या बनाता है, हमेशा जीरो बनाता है। आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे जीरो वेक्टर आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा। ये दोनों डिस्टिंक्ट चीज़ है। अभी रिसेंटली 2022 में ही HPSC पॉलिटेक्निकल एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें एक ऑप्शन में जीरो वेक्टर था और सेकंड ऑप्शन में जीरो था। तो आपको ध्यान रखना है, कर्ल ग्रेडियंट पूछे तो जीरो वेक्टर आएगा, डाइवर्जेंस कर्ल पूछे तो जीरो आएगा। इसको याद रखने की भी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, हमें यहाँ से पता चल जाता है, क्योंकि फाई एक स्केलर फंक्शन है, डेल फाई एक वेक्टर है। अब वेक्टर का वेक्टर के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वेक्टर ही मिलता है। और इसी टाइप से इसमें देखो, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट में हमें क्या मिला, वेक्टर मिला। अब वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर के साथ करते हैं तो स्केलर मिलता है, तो इसलिए यहाँ पे जीरो है, वेक्टर का साइन नहीं आया है। सोलिनोइडल वेक्टर का मतलब क्या होता है, डेल डॉट एफ वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। मतलब किसी वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस क्या हो, जीरो हो, तो उसको क्या कहते हैं, सोलिनोइडल। इरोटेशनल का मतलब क्या होता है, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, आपको एक फंक्शन दे दिया जाता है, फिर पूछा जाता है सोलिनोइडल है या इरोटेशनल है। ठीक है, तो ये चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, द कर्ल ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ फाई इज नेवर जीरो। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई नेवर जीरो, गलत है, क्योंकि ये तो हमेशा ही जीरो होता है, पहला ऑप्शन गलत। सेकंड क्या कह रहा है, द डाइवर्जेंस ऑफ द कर्ल ऑफ एफ वेक्टर इज जीरो। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल वेक्टर इज जीरो, ये तो ट्रू है, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पर फिर भी हम इसके थर्ड और फोर्थ को डिस्कस करेंगे। एफ वेक्टर इज इरोटेशनल इफ इट्स डाइवर्जेंस इज जीरो। देखो इरोटेशनल के लिए तो क्या था, कर्ल इसका जीरो होना चाहिए, पर ये तो डाइवर्जेंस कह रहा है, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी क्या है, गलत। फोर्थ में क्या कह रहा है, एफ वेक्टर इज कॉल्ड सोलिनोइडल इफ कर्ल ऑफ एफ वेक्टर इज जीरो। हमें पता है सोलिनोइडल के लिए तो डाइवर्जेंस का क्या होना, जीरो होना जरूरी है, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो ओनली ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब बात की जाती है इसके नोट की। दो पॉइंट और है जो आपको रिजल्ट से जो आपको ध्यान रखना है। डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई क्या होता है, डेल डॉट डेल फाई का मतलब क्या होता है, डेल स्केयर फाई। कर्ल ऑफ कर्ल एफ वेक्टर, इसका मतलब क्या होता है, डेल क्रॉस एफ वेक्टर। इसको आप ओपन करोगे तो इस टाइप से ओपन होता है। ये रिजल्ट भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ एफ वेक्टर इज कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड देन। एफ वेक्टर क्या दिया है, कंजर्वेटिव दिया है। अब कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है ये हम देखते हैं। रिजल्ट्स क्या कहता है, ए वेक्टर फील्ड एफ इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इन ए रीजन डी इफ। यदि हम उस वेक्टर को किस फॉर्म में लिख पाए, डेल एफ, मतलब ग्रेडियंट ऑफ ए फंक्शन की फॉर्म में लिख पा रहे हैं ना, तो वो एफ वेक्टर कंजर्वेटिव होता है, वरना नहीं। अब इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, कर्ल एफ वेक्टर। यदि हम क्या दिखा दे, डेल क्रॉस एफ वेक्टर क्या जीरो बन रहा है, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, इसको हम इरोटेशनल भी बोलते हैं। यदि डेल क्रॉस एफ वेक्टर जीरो बन रहा है तो वो कंजर्वेटिव है। इन अदर वर्ड, यदि कोई एफ वेक्टर हमारा इरोटेशनल है तो वो क्या कहलाएगा, कंजर्वेटिव कहलाएगा। अब पहले ऑप्शन में क्या कह रहा था, सोलिनोइडल। दूसरे में क्या कह रहा है, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर इज नॉन जीरो, गलत। एफ वेक्टर इज इरोटेशनल, तो ये बात ठीक है, इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा क्या है, करेक्ट है। फोर्थ में क्या कह रहा है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर इज जीरो। डाइवर्जेंस जीरो हो कोई ज़रूरी नहीं है, कर्ल का जीरो होना जरूरी होता है। ठीक है, इसके लिए
कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड के लिए कुछ रिजल्ट्स और पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सारे रिजल्ट्स पे क्वेश्चन आए हुए हैं आईआईटी जैम में। इक्विवेलेंट कंडीशन फॉर पाथ इंडिपेंडेंस, यदि मैं किसी फील्ड को कंजर्वेटिव बोलूँ, ठीक है, या इंटीग्रेशन एवरी स्मूथ कर्व सी जीरो बोलूँ, या इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ विद इन डी, ये तीनों आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है। वेक्टर कैलकुलस में पूछने के लिए ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं है। या तो क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है ग्रीन स्टोक्स थ्योरम्स के ऊपर पूछ लेगा, या कंजर्वेटिव पे पूछ लेगा, या सोलिनोइडल इरोटेशनल पे पूछ लेगा, ठीक है, या कुछ सिंपल इंटीग्रेशन बचे हैं, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस, बस इसी के ऊपर ही वेक्टर कैलकुलस में क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लेट आर वेक्टर एंड डेल इफ फाई इज ए सॉल्यूशन ऑफ द लैप्लास इक्वेशन देन द वेक्टर फील्ड इज, ठीक है। आपको क्या गिवन है, फाई क्या है, सॉल्यूशन है लैप्लास इक्वेशन का, तो आपको इसका नेचर बताना है कैसा है, सोलिनोइडल है या इरोटेशनल है। 4 ऑप्शन यही दे रखे हैं, ठीक है। आपको इसका नेचर बताना है, मतलब ये चेक करना है ये सोलिनोइडल वाली प्रॉपर्टी को सोल्व करता है या इरोटेशनल वाली प्रॉपर्टी का सोल्व करता है। अभी आपको पता है सोलिनोइडल के लिए क्या दिखाना होता है, डेल डॉट एफ वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। यदि फंक्शन का डाइवर्जेंस क्या आ जाए, जीरो आ जाता है, तो वो क्या बन जाता है, सोलिनोइडल। अब एफ फंक्शन हमारे पास ये गिवन है। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर डेल लगा दिया। जैसे ही मैंने इसके ऊपर डेल ऑपरेट किया तो हमारे पास ये बन गया, ठीक है। जैसे ही मैंने इस पर डेल ऑपरेट किया तो ये बन गया, ठीक है, डेल डॉट आएगा। डेल स्केयर फाई, अब क्वेश्चन में बोला है जो फाई है वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ लैप्लास इक्वेशन। लैप्लास इक्वेशन हमारी ये होती है डेल स्केयर फाई। अब सॉल्यूशन है इसका तो मतलब इसको सेटिस्फाई करेगी, डेल स्केयर फाई इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से ये वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो। अब डेल डॉट आर वेक्टर हमारे पास क्या बन जाएगा, 3। अब यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, 3 बन गया, जीरो नहीं बना तो नॉट सोलिनोइडल। जो हमारा डेल डॉट एफ वेक्टर है वो हमारा क्या आ गया, नॉट सोलिनोइडल। अब हम चेक करेंगे इरोटेशनल को। अब इरोटेशनल के लिए आपको पता है हम क्या निकालते हैं, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर। कर्ल कैसे निकालते हैं भाई, ऊपर लिख देते हैं आई जे के, यहाँ पे डेल के कंपोनेंट, ठीक है, यहाँ पे एफ के कंपोनेंट। अब इसको सिंपली हमने सोल्व कर लिया, ये इसमें आपस में क्या है, सारे कैंसिल हो जाएंगे, जीरो बन जाएगा, इसलिए क्या हो गया, इरोटेशनल। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 हमारे से क्या कह रहा था, इरोटेशनल बट नॉट सोलिनोइडल। अभी हमने चेक किया ना, सोलिनोइडल तो नहीं बन रहा था पर इरोटेशनल बन रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या है हमारा, करेक्ट है। नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सपोज आर वेक्टर बी पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई, एफ हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, एंड लेट सी बी द कर्व y इज इक्वल टू 2x के इन द एक्स वाई प्लेन, देन द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल फ्रॉम द पॉइंट P1 टू P2। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, लाइन इंटीग्रल निकालना है P1 पॉइंट से P2 में इस कर्व के थ्रू, y इज इक्वल टू 2x के। तो लाइन इंटीग्रल वाले क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको dt से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, dt से डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद इसको पैरामीट्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। कर्व क्या गिवन था, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। हमने सपोज कर लिया है x की वैल्यू क्या है, t, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2t स्क्वायर। पूरे फंक्शन को हम क्या करेंगे, t में कन्वर्ट कर लेंगे, जहाँ पे x है उसको भी t की फॉर्म में रख देंगे, जहाँ पे y है वहाँ के भी इस रिजल्ट की हेल्प से पूरे फंक्शन को क्या करेंगे, इसको t में चेंज कर लेंगे, ठीक है। डी आर क्या बन गया, डी टी, डी वाई क्या बन गया, 4 टाइम्स टी डी टी। डी आर वैक्टर क्या होता है, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, तो यहाँ से डी आर वैक्टर क्या हो जाएगा, डी एक्स को हम डी टी में यहाँ से चेंज कर लिया, इस फंक्शन में हमने वैल्यू डाल दी, जैसे ही फंक्शन में हमने ये वैल्यू डाल दी टी में बन गया, ठीक है। ये वाला पूरा का पूरा फंक्शन किस में आ गया, टी में आ गया। अब बात आती है लिमिट का हम कैसे पता लगाएंगे। लिमिट पता लगाने के लिए हम इस पॉइंट्स का यूज करेंगे। क्वेश्चन में गिवन थे ना 2 पॉइंट, पॉइंट P1 और पॉइंट P2 एट पॉइंट 0 0। अब हम इसको कंपेयर करेंगे। अब x की वैल्यू t थी, y की 2t स्क्वायर, यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी, 0। इसी टाइप से पॉइंट 1 2 से इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ से t की वैल्यू आई 1, तो मतलब t 0 से 1 तक वेरी हो रहा है, ठीक है। तो इसमें इसके बाद क्या करना है,
0 से 1 हमने क्या लिमिट ऑपरेट कर देनी है और उसको सोल्व करना है। 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देखो आप कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान रखना है, कई बार इसमें माइनर मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पे थोड़ा फ्लूड लग रहा है, वो उसी रीजन से है। यहाँ पे प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई थी जिसकी वजह से आंसर मैच नहीं कर रहे थे। तो आपको ध्यान देना है कोई भी एरर ना हो, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन सच दैट एफ एट पॉइंट दिस। इस क्वेश्चन में सिंपली हमें क्या निकालना है, ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। फंक्शन हमारे पास गिवन है, ठीक है। हमें पता है ग्रेडियंट का क्या फॉर्मूला होता है, डेल एफ। हमने क्या किया, इसका ग्रेडियंट निकाल लिया, ठीक है। एफ फंक्शन गिवन है तो हमने इसमें एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में। अब हमें चाहिए क्या, मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड चाहिए तो हमें क्या चाहिए, डेल एफ का मॉडुलस। पॉइंट हमें प्रोवाइडेड है पहले से ही कि भाई इस पॉइंट पे चाहिए 1, 0 और 2 पे। तो एट पॉइंट 1, 0, 2 पे हमने डेल एफ की वैल्यू निकाली। ये बन गई 0i प्लस 4j प्लस 0k। अब इसका मैग्नीट्यूड सिंपल है निकालना, इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर अंडर रूट के अंदर। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4। तो इसका मतलब है ऑप्शन 1 हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको बताना है इन चार में से कौन सा ट्रू है, ऑप्शन ट्रू है। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये डायरेक्ट थ्योरम्स होती है। एक ग्रीन थ्योरम इन द प्लेन इज ए स्पेशल केस ऑफ ए स्टोक्स थ्योरम। जो ग्रीन थ्योरम्स प्लेन के अंदर होती है वो क्या है, एक स्टोक्स थ्योरम्स का ही एक स्पेशल केस है, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, बाकी सारे रॉन्ग है। जब भी हम ग्रीन थ्योरम्स का डेरिवेशन करते हैं ना, वो कहाँ से करते हैं, स्टोक्स थ्योरम से करते हैं। ये स्टोक्स थ्योरम का एक स्पेशल केस होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट बट नॉट लीस्ट, let f function then the value of this integral where v is the region bounded by the surface this। ठीक है, इसमें हमारे पास x रीजन की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, let f vector the value of integral where v is a region bounded by the surface this। हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे y हमें पता है, y की लोअर लिमिट 0 है, अपर 6 है। z की लोअर लिमिट हमारे पास x स्क्वायर है, अपर 4 है। x की लोअर लिमिट 0, अब x की अपर लिमिट नहीं दिख रही, हम x की अपर लिमिट भी निकाल लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे निकालेंगे, देखो x स्क्वायर किसके बराबर है, z के बराबर है। तो हम यहाँ पे z की वैल्यू 4 रखेंगे, यहाँ से 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, +-2। अब x 0 से तो स्टार्ट हो रहा है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू -2 तो हो ही नहीं सकती, तो क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने x y z सबकी वैल्यू निकाल ली है, ट्रिपल इंटीग्रल की हमने फॉर्म लिख ली है, ठीक है। हमें सबसे पहले किसकी निकालनी पड़ेगी, z वाले की, तो हमने इसको रिवर्स कर लिया है, dz dy dx, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को हमें क्या है, सोल्व करना है। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना कोई मुश्किल टास्क नहीं है, पर क्वेश्चन के पर्पज से यदि हम इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा हमारे पास। तो आप सबसे पहले इस ऑप्शन को ऑब्जर्व करो कि केवल मैं ith कंपोनेंट निकालूंगा तो बात बन जाएगी, नहीं बनेगी। क्यों, यहाँ पे भी 1 to 8 है, यहाँ पे भी 1 to 8 है, तो ith से तो बात नहीं बनेगी, jth से उससे भी नहीं बनेगी। हाँ, kth कंपोनेंट अगर मैं निकाल लेता हूँ तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कौन से वाला ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट आएगा, ठीक है। तो पूरा इंटीग्रेशन मैं सोल्व ना करके केवल kth वाले कंपोनेंट का इंटीग्रेशन सोल्व करूँगा, ठीक है, ताकि मुझे ज़्यादा लेबर ना करनी पड़े, ठीक है। डी जेड के रिस्पेक्ट में इसका हमने इंटीग्रेशन किया, लिमिट अप्लाई कर दी। इसी टाइप से वाई के रिस्पेक्ट में किया, इसका लिमिट अप्लाई कर दी। एक्स के रिस्पेक्ट में किया, लिमिट यहाँ पे अप्लाई कर दी। जैसे ही मैंने ये लिमिट अप्लाई कर दी और इसको सोल्व किया तो यहाँ से क्या आ गया, 384। अब हम ऑप्शन में देखते हैं kth कंपोनेंट में 384 कहाँ पे था, केवल और केवल फोर्थ ऑप्शन में था, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी। अगर आप इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करने चले गए तो आपकी 2 मिनट और एक्स्ट्रा लग जाएगी, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करना है आपको
थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाई जाए। मेन चीज़ लिमिट के ऊपर था, इसके ऊपर आपको लिमिट कैसे लेनी है। यदि आपने लिमिट ले ली उसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सी कैलकुलेशन बचती है। ठीक है।